है इमोशनल क्वोशेंट की। आपको इफ यू रियली वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सफलता के लिए सबसे ज्यादा जरूरत जिस चीज की है वो है इमोशनल क्वोशेंट। इमोशनल क्वोशेंट से मतलब क्या है? अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, लोगों की टीम के साथ में काम कर रहे हैं और आप अपनी इमोशंस को भी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, एम्प्लॉयज की इमोशंस को भी ध्यान में रख सकते हैं, तो इसका मतलब इमोशनल मैनेजमेंट, आप इमोशनल मैनेजमेंट अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। इमोशनल मैनेजमेंट यानी इमोशनल क्वोशेंट को मेजर किया जा सकता है। ऐसे टूल्स हैं जिनके द्वारा हम इमोशनल मैनेजमेंट को मेजर कर सकते हैं कि हम कितने अच्छे हैं अपनी इमोशंस को मैनेज करने के अंदर। अगर हम अपनी इमोशंस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और दूसरों की इमोशंस को भी समझ सकते हैं तो वी कैन बिकम बेटर टीम वर्कर। आज हर ऑर्गेनाइजेशन साइनर्जी के परिणाम स्वरूप सक्सेस पाता है। आप सबने एक कहानी सुनी होगी बचपन में कि एक पिता के पास में चार बेटे थे, चार पांच बेटे थे, उनमें आपस में लड़ाइयां होती रहती। तो पिता ने कहा कि जाओ एक लकड़ी की टुकड़ी लेके आओ। तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा लाए, पिताजी ने कहा इसको तोड़ो। तो उन्होंने तोड़ा, तुरंत टूट गया। अब पिता ने कहा जाओ खूब सारी लकड़ियों के ऐसे टुकड़े लाओ, उनको सबको बांध दो, अब इसको तोड़ो। अब नहीं टूटता। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट में हम इस वर्ड को बोलते हैं साइनर्जी। साइनर्जी से मतलब क्या है? साइनर्जी मतलब जहां पर दो से ज्यादा लोग, तीन चार पांच, मिलकर के काम करते हैं और उनका कलेक्टिव आउटपुट उनके इंडिविजुअल आउटपुट से ज्यादा होता है, तो उसको हम बोलते हैं साइनर्जी। ये हकीकत है कि अगर आप, जैसे मान लीजिए आप लोग सीए की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके संबंधित एग्जाम्पल देते हैं। आप लोग एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, साल में 2 बार एग्जाम्स होते हैं। मान लीजिए नवंबर का अटेम्प्ट आप दे रहे हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं आप लोग। अब आपके पास दो विकल्प है, पूरी पढ़ाई अकेले करना इंडिविजुअल लेवल पर, और दूसरा विकल्प ये है कि एक टीम बना लेना 3-4 लोगों की और उसमें बैठ के पढ़ाई करना। अब मैंने आपको ये सुझाव दिया, आपने ये टीम बना ली, 4 लोग बैठ करके एक साथ सीए की पढ़ाई करने लग गए, लेकिन पता लगा कि पढ़ाई तो हुई नहीं। सारा डिस्कशन क्रिकेट के ऊपर, आईपीएल पे आजकल क्या चल रहा है, कोविड क्या होगा, कोरोना कैसे कम होगा, क्या इम्पैक्ट होगा, इस पे खत्म हो गया। तो आप तो मेरे को वापस शिकायत करोगे कि आपके कहने पर ये प्रयोग किया, रिजल्ट आया 0। ये साइनर्जी होती है क्या? तो क्या आप बताएंगे ये साइनर्जी है या नहीं है? आपको क्या लगता है? ये भी नो है, सर। ये भी साइनर्जी है, ये नेगेटिव साइनर्जी है। नेगेटिव साइनर्जी यानी इंडिविजुअल आउटपुट की जगह कलेक्टिव आउटपुट और ज्यादा कम होना। अगर 4 व्यक्ति, हर व्यक्ति इंडिविजुअली एक एक किताब पढ़ सकता है, चारों को एक साथ बिठा दिया गया और फिर कलेक्टिव आउटपुट निकाला गया तो 0, किसी ने पढ़ाई नहीं की, सबने बैठ करके गपशप की, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव नहीं, यहाँ पे निगेटिव साइनर्जी है। साइनर्जी दो तरह की होती है, एक होती है पॉजिटिव साइनर्जी और एक होती है नेगेटिव साइनर्जी। और हम अपने आसपास ये दोनों तरह की साइनर्जी प्रचुर मात्रा में पाते हैं। एक तरफ आपको टीसीएस जैसी कंपनियां मिलती है, इन्फोसिस जैसी कंपनियां मिलती है, जहां जो व्यक्ति जाता है वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करता है। और एक तरफ आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मिलते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट नजर आते हैं, जहां पर इंडिया की बेस्ट से बेस्ट क्रीम सेलेक्ट की जाती है। 1 लाख में से एक बच्चे का सिलेक्शन होता है, इस तरह से वो लोग सिलेक्शन करके पहुंचते हैं। लेकिन जब वो उस सेवा में पहुंच जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में घुस जाते हैं अंदर, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस डाउन होने शुरू हो जाती है। और अगर वो 30 साल गवर्नमेंट नौकरी में रह जाता है
या 35 साल नौकरी में कर लेता है तो उसके बाद वो कोई काम करना ही नहीं चाहता है। उसकी इच्छा होती है जितना जल्दी रिटायरमेंट आए, मैं आराम कर सकूं अधिक से अधिक, उतना अच्छा है। इसे क्या बोलेंगे? ये नेगेटिव साइनर्जी। तो ये साइनर्जी दोनों तरह की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम कैसी साइनर्जी चाहते हैं भाई? हम ऑब्वियसली पॉजिटिव साइनर्जी चाहते हैं। अब पॉजिटिव साइनर्जी कैसे आए? नेगेटिव साइनर्जी तो बड़ी आसान है, हर जगह मिल रही है। पॉजिटिव साइनर्जी कैसे आए? उसके लिए इमोशनल कंट्रोल, इमोशनल मैनेजमेंट, मोटिवेशन, जो बातें आपने लिखी है, गरिमा महनूद ने लिखा है इमोशनली स्टेबल रहना है। अगर हम इमोशनली स्टेबल रहे तो हम अपने काम में सक्सेसफुल होंगे। आकांक्षा ने लिखा है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस एंड मोटिवेटिंग अदर्स। तो दूसरों को मोटिवेट करने की और अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? पॉजिटिव साइनर्जी के लिए। निगेटिव साइनर्जी तो खूब भरी पड़ी है चारों तरफ, लेकिन अगर पॉजिटिव साइनर्जी हो तो क्या होगा? अगर पॉजिटिव साइनर्जी होगा तो कलेक्टिव आउटपुट क्या होगा? पॉजिटिव यानी ज्यादा। और निगेटिव साइनर्जी है जो इधर उधर सब जगह खूब मात्रा में फैली हुई है, तो निगेटिव साइनर्जी है तो क्या होगा? कलेक्टिव आउटपुट और कम। तो मेरे कहने पर मान लीजिए आप लोगों ने अपनी टीम बनाई और सीए फाइनल की पढ़ाई मिल करके करनी शुरू कर दी। मान लीजिए हर्षित जी और जय किशन जी ने मिल करके पढ़ाई शुरू की। अब क्या होगा? क्या आउटपुट आएगा? अपने मारवाड़ी में, राजस्थानी में एक कहावत है कि जहां पर दो बर्तन साथ में होते हैं वहां खटपट हो जाती है। ऐसे ही दो लोग एक साथ होंगे तो क्या होगा? आपस में खटपट हो सकती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। थोड़ी बहुत खटपट भी होगी, लेकिन इसको हैंडल करना आना चाहिए। और इसी को अपन बोलते हैं इमोशनल मैनेजमेंट। इसी को अपन बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। आपको कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग में आउटस्टैंडिंग बनना पड़ेगा। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे, अगर यारी दोस्ती के बीच परफॉर्मेंस की बात नहीं करेंगे, तो फिर टीम वर्क का रिजल्ट पॉजिटिव कैसे आएगा? आप सोचिए। एक ऑर्गेनाइजेशन लोगों की कलेक्शन का एफर्ट रिजल्ट है, कलेक्टिव एफर्ट्स का रिजल्ट है। वहां अगर पॉजिटिव साइनर्जी नहीं आएगी तो ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं पाएगा। सरकारी कंपनियां चलती रहेगी, वो घाटे में तो भी चलती रहेगी, क्योंकि उनको कोई चिंता की बात नहीं है। इनकम टैक्स पेयर्स बहुत सारे हैं, वो इनकम टैक्स पेयर्स अपने इनकम टैक्स जमा कराते रहेंगे और सरकारी कार्यक्रम चलते रहेंगे, सरकारी विभाग चलते रहेंगे। उनकी एफिशिएंसी बिलो एवरेज है तो भी चलती रहेगी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर तो नहीं चल पाएगा, आपकी कंपनी तो नहीं चल पाएगी, आपका स्टार्टअप तो नहीं चल पाएगा। आप लोग या तो किसी कंपनी में सीएफओ बनेंगे या अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करेंगे। आप में से बहुत कम लोग होंगे जो सरकारी सेवा में जाएंगे। आपके पास जो विकल्प हैं, उन विकल्पों में ये दोनों विकल्प ऐसे हैं। मतलब पहला विकल्प हो गया कि आप किसी कंपनी के सीएफओ बने, और दूसरा विकल्प हो गया कि आप अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करें। इन दोनों विकल्पों की स्थिति के अंदर आपको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं किया तो आपका बिजनेस बंद हो जाएगा, चल नहीं पाएगा। हाँ, अगर आप सरकारी सेक्टर में चले जाते हैं, भारत में आमतौर पर सरकारी सेक्टर में एफिशिएंसी बिलो एवरेज। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हैं, सरकारी विभाग, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, उनकी एफिशिएंसी बिलो एवरेज है आमतौर पर। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे इसरो है, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, बहुत आउटस्टैंडिंग वर्कर है, वहां पे लोग बहुत शानदार काम करते हैं। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन हैं। लेकिन एक आम बात करते हैं तो आम सरकारी विभागों के अंदर एफिशिएंसी बिलो एवरेज है, यानी नेगेटिव साइनर्जी। लेकिन
आम तौर पर जितने भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जितने फास्ट ग्रोइंग प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, जहां आप जैसे सीएफओस को अपॉइंट किया जाएगा, वहां पॉजिटिव साइनर्जी की बात होती है। यानी हर इंडिविजुअल कलेक्टिवली मिलकर के ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस क्रिएट कर पाता है। अब इनमें क्या बातें हैं, किस कारण से रुकावटें आती है, किस कारण से परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग होती है, उनके ऊपर अपन बात करते हैं। जब अपन मिलकर के किसी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो दो तरह की परिस्थितियां होती है। एक जहां पर कंपटीशन ज्यादा होता है, लोग एक दूसरे के साथ में गला काट प्रतिस्पर्धा में शामिल होते हैं, एक दूसरे के साथ में मिल करके काम नहीं करते। और एक इसकी उल्टी बात, जहां पर लोग एक दूसरे के साथ में मिलकर के काम करना चाहते हैं, जहां पर प्रतिस्पर्धा नहीं, आपस में कोलैबोरेशन के ऊपर जोर होता है। आप बताएं, इन दोनों में से कौन सी स्थिति बेहतर होगी? दोनों तरह की स्थितियां मिल सकती है आपको, और आपके हाथ में है। आप चाहें तो ये स्थिति बनाए, चाहे तो वो स्थिति बनाए, मर्जी आपकी। बताएं कौन सी स्थिति बेहतर होगी? कोलेबोरेशन वाली। थैंक यू। गरिमा जी ने लिखा है सेकंड। थैंक यू वेरी मच। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। पहली परिस्थिति हर जगह मिल रही है। आप जहां जाएंगे वहीं यही स्थिति मिल रही है कि लोग आपस में कंपटीशन कर रहे हैं। कोई व्यक्ति एक दूसरे के साथ में मिल करके काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हर व्यक्ति एक दूसरे की टांग खींच रहा है, गला काट प्रतिस्पर्धा है। ऐसी जगह आपको हर जगह मिल जाएगी। किसी भी सरकारी विभाग में ज्वाइन करेंगे तो आपको ये स्थिति मिल जाएगी। आज की आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में यही चीजें सिखाई जाती है। आपने देखा होगा, कहीं पर भी एग्जामिनेशन होता है, स्कूल में, कॉलेज में इंडिविजुअल एग्जामिनेशन होता है। कहीं पर भी ग्रुप एफर्ट को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। हर स्कूल, हर कॉलेज में यही प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप इंडिविजुअल लेवल पर परफॉर्म करें। क्या कहीं ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते हैं? बहुत कम। क्या कहीं ग्रुप एफर्ट के लिए आपको एनकरेज किया जाता है? नहीं किया जाता। इस चीज का प्रशिक्षण ही नहीं दिया जाता। फिर ये कैसे संभव होगा? आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं कोई असंभव बात नहीं कर रहा। मैं जो बात कर रहा हूं वो भी संभव है और आसानी से की जा सकती है। लेकिन मैं चाहता हूं आपके जवाब जानना। मैं ये मानता हूं कि आधुनिक शिक्षण व्यवस्था के अंदर जिस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था आज है, हर व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा के लिए ही प्रेरित किया जाता है। हर व्यक्ति को इंडिविजुअल आउटपुट के लिए ही प्रेरित किया जाता है। कलेक्टिव एफर्ट के लिए, कोलैबोरेशन के लिए कोई एनकरेजमेंट नहीं है। हर जगह गलाकाट प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कराया जाता है युवाओं को। लेकिन इन सब के बावजूद हमारे पास में एक बहुत बड़ी शिक्षण संस्था है जो हमको सफलता के मंत्र कूट कूट के भर देती है। वो अद्भुत है, और वो है फैमिली। और वो वर्षों से अपना काम कर रही है और बड़े शानदार ढंग से अपना काम कर रही है। कैसे? आप सब जानते हैं, फैमिली में, परिवार में लोगों को मिलकर के, कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन से रहने और आगे बढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। फैमिली एक ऐसी प्रशिक्षण संस्था है। फैमिली में ट्रेनिंग मिलती है, सबको मानते हैं। परिवार में प्रशिक्षण मिलता है, हम सबको ये आप मानते हैं। यस सर। और हमारे बुजुर्ग, हमारे पेरेंट्स, हमारे बड़े भाई, चाचा, ताऊ, दादा, वो सब हमारे प्रशिक्षक होते हैं। आप मानते हैं। मान लिया शिक्षण संस्थाएं एक गलत मॉडल अडॉप्ट कर रही हैं, लेकिन पारिवारिक के ऊपर बात करें, परिवार में किस चीज का प्रशिक्षण मिल रहा है?
परिवार में प्रशिक्षण मिल रहा है कोलैबोरेशन का, परिवार में प्रशिक्षण मिल रहा है, किस चीज का प्रशिक्षण मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन का। वहां हर व्यक्ति अपने हक की बात नहीं करता, हर व्यक्ति दूसरे की मदद करने की, दूसरे की हेल्प करने की बात करता है। आप चार परिवार के अंदर, चार लोगों के बीच में मिठाई के 4 पैकेट टुकड़े रख दीजिए, क्या करेंगे वो 4 लोग? वो ये करे, कोशिश करेंगे कि वो मिठाई उठा करके दूसरों को कवा देने की, दूसरों को देने की कोशिश करेंगे कि तुम खाओ, तुम खाओ। ये क्या बात है? ये इन्हें स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ये उन्हें कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, ये परिवार सिखाता है। तो ये जो बात है, यही उन लोगों को तैयार करती है जीवन की सफलता के लिए। शिक्षण संस्थाओं में क्या सिखाया जाता है? वो ये सिखाते हैं कि आपको जितना हो सके अपनी जेब भरनी है, यानी इंडिविजुअल लेवल पे प्रिपरेशन करनी है, इंडिविजुअल लेवल की तैयारी करनी है, इंडिविजुअल लेवल पे ही आपको सफलता का तमगा मिलेगा। वहां पे सफलता के तमगा आपके अकेले के सर पे है, आप किसी को क्रेडिट नहीं देते। इस प्रकार की चीजों से कैसे काम होगा? लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। परिवार में हमें क्या सिखाया जाता है? परिवार में यह सिखाया जाता है, गलती आपकी है अगर, तो बड़ा भाई अपने सर पे ले लेता है। गलती आपकी है कोई, तो आपकी मम्मी आपके बचाव में आगे आ जाती है, वो कहती है ये मेरी गलती। आपकी कोई गलती है तो आपकी बहन आपकी बचाव करने के लिए आगे आ जाती है। ऐसा होता है? हाँ होता है। ये कहाँ? ये परिवार में होता है। ये आपको क्या प्रशिक्षण देता है? ये आपको प्रशिक्षण देता है मिल करके काम करने की ट्रेनिंग, कोलैबोरेटिव कल्चर, साइनर्जिस्टिक वर्क एनवायरनमेंट। यानी अगर आप कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए तो कोई चिंता की बात नहीं, आप परिवार में आनंद के साथ रहे, परिवार के अंदर जो प्रशिक्षण मिला उसे स्वीकार किया, उसको अपने जीवन में अपनाया, उसको अपने जीवन में अंगीकार किया। परिवार के अंदर अपने जो प्रशिक्षण आपको प्रदान कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, आपके दादा, आपके चाचा ताऊ, उनके प्रति बड़े आदर के साथ, अपने मन में सम्मान के साथ उनके प्रशिक्षण को अपने जीवन में अंगीकार किया आपने, तो इसका मतलब क्या होगा? आपके जीवन में सफलता निश्चित है। आप एक शानदार उद्यमी बन सकते हैं, आप एक शानदार एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। और ये बात ऐसी है जिसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर आप पश्चिमी राजस्थान को देखते हैं तो आप देखते हैं कि आज तो यहाँ पे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण पानी आ गया है, लेकिन आज से 50 साल पहले यहाँ पर पानी का अकाल हुआ करता था। साल भर में मुश्किल से 50 सेंटीमीटर बारिश आ जाती थी। इतनी कठिनाइयां थी, इतने अभाव थे, इसके बावजूद इस क्षेत्र ने भारत को तमाम एक से एक बढ़कर के सफल उद्यमी प्रदान किए, सैकड़ों वर्षों तक। आप इतिहास में देखेंगे, पता लगेगा, कलकत्ता का नगर सेठ आपके क्षेत्र का हुआ करता था, सूरत का नगर सेठ आपके क्षेत्र का हुआ करता था। ऐसे ऐसे लोग, कोई बिरला, कोई डालमिया, कोई शेख सरिया, जिन्होंने पूरे भारत में अपने उद्यम कौशल को स्थापित किया, पूरे भारत में अपना नाम कमाया, जैसे जमुना दास बजाज। ऐसे लोगों के अंदर उद्यम कौशल कूट कूट के भरा हुआ था। उन लोगों के अंदर आउटस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी थी। उन्होंने एमबीए भले ही नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने पारिवारिक व्यवस्थाओं के अंदर गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया।
और इसके कारण उन्होंने कोलैबोरेटिव वर्क कल्चर की जबरदस्त सीख सीखी। और ये कोलैबोरेटिव वर्क कल्चर, ये हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से हम लोगों ने अपनी संस्कृति के अंदर, अपनी व्यवस्थाओं में इस तरह से पिरो रखा है कि लाख कोशिश कर ले आधुनिक शिक्षा अभी तक इसको तोड़ नहीं पाई। लाख कोशिश कर ले। अब आप प्रश्न पूछेंगे कि कोशिश क्यों यहाँ पे? क्योंकि बाकायदा ये कोशिश हुई है। मैकॉले ने ये शिक्षा पद्धति इंट्रोड्यूस की। आपको पता चलेगा कि उसने ब्रिटिश सरकार को रिक्वेस्ट की थी कि आप इस तरह की शिक्षा पद्धति यहां डालें। ये उनके द्वारा इंट्रोड्यूस की भी शिक्षा पद्धति थी, जिसका मकसद ये था कि लोग एक विशेष प्रकार के व्यक्ति बने ट्रेनिंग के बाद। उस शिक्षण व्यवस्था की ट्रेनिंग के बाद क्लर्क्स डेवलप करना, ऐसे लोग जो इंडिविजुअल फोकस्ड हों, अपने आप के ऊपर फोकस्ड हों, ऐसे लोगों को डेवलप करना मकसद था। शिक्षा व्यवस्था अभी भी वही चल रही है। आजादी तो मिल गई, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली, वो अभी भी वैसी ही हैं। शिक्षा व्यवस्था अभी भी वैसी ही है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था से भी ज्यादा असरदारक होती है हमारी पारिवारिक शिक्षा व्यवस्था, जिसमें हमेशा से कोलैबोरेशन के ऊपर जोर दिया जाता है, कंपटीशन पे नहीं। कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन, वही हर ऑर्गेनाइजेशन की सफलता का आधार होता है। और इसी कारण से हमें इस क्षेत्र से इतने ज्यादा सफल उद्यमी नजर आ रहे हैं। आज आप देखते हैं भारत के अंदर एक से एक बढ़कर के उद्यमी हैं, जिन्होंने कभी कोई बहुत बड़ी डिग्री हासिल नहीं की, कोई बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से एमबीए नहीं किया, लेकिन उनकी सफलता के पीछे आप देखते हैं कि उनके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी जबरदस्त है, लोगों को जोड़ने की क्षमता जबरदस्त है, कलेक्टिव वर्क कल्चर क्रिएट करने की क्षमता जबरदस्त है। ये क्षमता ही उनकी सफलता का आधार है। तो हमें ऐसी सफलता हासिल करनी। आपकी जो पढ़ाई है उसने आपको टेक्निकल स्किल्स दी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज आपकी पढ़ाई के कारण आपके पास तकनीकी ज्ञान जबरदस्त है, उसके लिए पूरी दुनिया आपको सलाम करेगी, आपके तकनीकी ज्ञान के लिए। लेकिन अगर वाकई सफलता चाहते हैं तो आपके अंदर ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी और होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी यानी वो बातें जो अभी हमने आपसे की, कोलैबोरेटिव वर्क कल्चर क्रिएट करने की क्षमता, लोगों को अपने साथ जोड़ने की क्षमता, लोगों के साथ में मिलकर के काम करने की क्षमता, लोगों के साथ एक मजबूत इमोशनल बॉन्डेज बनाने की क्षमता। ये सब बातें, ये सब हुनर हो सकता है शिक्षण संस्थाओं में आपको ना मिले, लेकिन पारिवारिक ट्रेनिंग में आपको जरूर मिला हुआ है। और उस ट्रेनिंग को संभाल के रखिए, उस ट्रेनिंग को आगे बढ़ाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आईक्यू बेस्ड ट्रेनिंग किसके ऊपर फोकस करती थी? इमोशनल क्वोशंट, आईक्यू। कोई आप में से बता सकते हैं इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करते थे? इंटेलिजेंस को हम लोग मेजर करते थे मेमोरी से, इंटेलिजेंस को हम लोग मेजर करते थे अवेयरनेस से, इंटेलिजेंस को हम लोग कैसे मेजर करते थे? इंटेलिजेंस को हम लोग मेजर करते थे बेसिक मैथमेटिकल, बेसिक अवेयरनेस स्किल्स। लेकिन अगर हम बात करें स्टार्टअप के लिए, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के लिए, सीईओ की सक्सेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल अचीवमेंट के लिए क्या चाहिए? वो स्किल्स कहां से आएगी? कोई बताएंगे कहां से आएगी? वो आईक्यू से नहीं आएगी, इंटेलिजेंस क्वोशंट से पर्याप्त रूप में नहीं मिलेगी। वो आएगी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी के रूप में, कोलैबोरेटिव कल्चर के रूप में,
ऑर्गेनाइजेशन में मिलकर के काम करने की क्षमता के रूप में एबिलिटी के क्या चाहिए, लोगों के साथ में मिलकर के काम करने की क्षमता चाहिए। और वो क्षमता जब होगी आउटस्टैंडिंग तो क्या होगा, बड़ी खुशी होगी, क्योंकि आप सब लोग बहुत तरक्की करेंगे। फिर दोनों बातें मिल जाएगी ना। हम लोग मैनेजमेंट में 3 तरह की स्किल्स की बात करते हैं। कौन सी है 3 स्किल्स? एक है टेक्निकल स्किल, दूसरी ह्यूमन स्किल, और तीसरी कॉन्सेप्चुअल स्किल। कोई आप में से बताएंगे ये क्या है? जानते तो आप सभी हैं, टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स। कोई बताएंगे ये क्या है? टेक्निकल स्किल क्या है? जैसे आपको एक आपके सब्जेक्ट की एक्सपर्ट नॉलेज, आप लोग अकाउंटिंग में एक्सपर्ट हैं मान लो, तो ये क्या हुआ, ये आपकी टेक्निकल स्किल होगी। ह्यूमन स्किल पर आते हैं। ह्यूमन स्किल क्या है? ह्यूमन स्किल यानी लोगों के साथ में टीम बनाने की क्षमता, साइनर्जी क्रिएट करने की क्षमता, लोगों के साथ में मिलकर के काम करने की क्षमता, लोगों को जोड़ने की क्षमता। कुछ लोगों में लीडरशिप क्वालिटीज बड़ी अच्छी होती है, ह्यूमन स्किल्स। नरेंद्र मोदी जी, लोगों के साथ में इतना अच्छी उन्होंने टीम बना रखी है कि उनकी एक आवाज पर बीजेपी और पूरे भारत के हजारों लोग खड़े हो जाते हैं। ये क्या है? ह्यूमन स्किल। और तीसरी बात आती है कॉन्सेप्चुअल स्किल। तो कॉन्सेप्चुअल स्किल क्या है? आज जीडीपी बढ़ रही है या घट रही है, अर्थव्यवस्था में क्या होगा, क्या होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ रही है या घट रही है, क्या होना चाहिए, आने वाले समय में क्या होगा, ये सब चीजें डीप अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आधारित है, बहुत गहरे अध्ययन पर आधारित। इन सब की गहरी समझ कॉन्सेप्चुअल स्किल कहलाती है। जिसमें ये तीनों स्किल्स हैं वो आप हैं, यानी आपकी सफलता निश्चित है। तीनों स्किल्स, टेक्निकल स्किल भी, ह्यूमन स्किल भी, कॉन्सेप्चुअल स्किल, तीनों स्किल एक साथ मिल गई यानी आप। और ये तीनों स्किल्स को बनाए रखना है, बचा के रखना है और इनको आगे बढ़ाते रहना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कंटिन्यूअस लर्निंग। कभी ये मत सोचिए कि अब मेरी पढ़ाई कंप्लीट, अब मैं और पढ़ाई नहीं करूंगा। कभी ये मत सोचिए, ऐसा अवसर नहीं मिलेगा आपको। सीखना सतत प्रक्रिया है। स्ट्रेस फ्री लर्निंग, तनाव मत लीजिए। स्ट्रेस फ्री लर्निंग, स्ट्रेस फ्री लर्निंग से मतलब आप जो सीखिए एंजॉयमेंट के साथ सीखिए और आगे से आगे बढ़ते जाइए। आजकल तो सबसे अच्छी लर्निंग को हम कहते हैं ओजेटी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। जहां काम कर रहे हैं वहां सीख रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं। शाम को डायरी लिखिए, आज ये सीखा, और रोज आप ताज्जुब करेंगे कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, और वो सीखा हुआ याद भी रहेगा। अगर कुछ सीखा और वो याद नहीं रहा तो फिर क्या फायदा। मान लीजिए आप अपने कॉलेज में मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ने के लिए जाते हैं, 40 लेक्चर अटेंड किए, 40 लेक्चर के बाद भी आपको ये क्लियर नहीं कि मैनेजमेंट होता क्या है, उसको जीवन में कैसे लागू करना, जीवन को कैसे सुधारना, अपने समय का प्रबंधन कैसे करना, अपने संसाधनों का प्रबंधन कैसे करना, तो फिर ये पढ़ाई किस काम की। तो बेहतर है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जहां आपको मौका मिलता रहेगा अपने आप को सुधारने का। आप काम करेंगे और काम के साथ अपने आप का मूल्यांकन करेंगे, अपने से सीनियर्स से गाइडेंस लेंगे और अपने आप को और सुधारेंगे।
यानी आप भी तरक्की करेंगे और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो कंपनी भी तरक्की करेगी, दोनों की तरक्की होगी। और इस तरक्की के लिए हम सब दुआएं कर रहे हैं। चल अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप क्या बनना चाहते हैं? शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म गोल बताइए मुझे। 15 साल बाद का बताइए, 20 साल बाद का बताइए, 25 साल बाद का बताइए, या रिटायरमेंट के टाइम का बताइए कि 30 साल या 35 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तो आप किस पोस्ट से रिटायर होना चाहेंगे, किस स्तर पे रिटायर होना चाहेंगे, बताएं।